हेलो स्टूडेंट, मैं सेंटेशन अजीतगढ़ से मनीष। तो अपना क्लास 11th में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो द लिविंग वर्ड चल रहा था, उसमें हमने पढ़ा कि जो सजीव होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सजीव के 5 लक्षण थे: वृद्धि, जनन, कोशिकीय संगठन, उपापचयन और चेतना। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इससे आगे हम पढ़ते हैं सजीव जगत में विविधता। कि सजीव होते हैं, वो सजीव के बारे में हमने पढ़ लिया कि सजीव होता क्या है। तो सजीव जो होंगे उनमें भी कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे हम रेगिस्तानी इलाके में देखें, एरिया में देखेंगे तो वहाँ की विभिन्नताएं अलग होगी। मतलब वहाँ पर अलग अलग जीव होंगे, अलग अलग जाति के प्रजाति के पेड़ पौधे जीव जंतु आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ, वहाँ पर अलग मिलेंगे। वन में चले जाएंगे, जो बर्फीले स्थान है, ठंडे स्थान है, वहाँ पर जाएंगे। तो हर क्षेत्र में क्या पाए जा रहे हैं कि सजीव हैं वो अलग अलग तरीके से पाए जा रहे हैं। मतलब अलग अलग उनमें विभिन्नताएं होती हैं। वही क्या है, सजीव जगत में विभिन्नता। क्योंकि सजीव है वो पूरे जगत में रह रहे हैं, पूरे संसार में रह रहे हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। एनवायरमेंट जो वातावरण है, उस वातावरण के प्रति सभी जीवों की क्या होती है, विविधता अलग अलग होती है। मतलब वह अलग अलग तरीके से पाए जा रहे हैं। बात करें कि सजीव जगत मतलब इस धरती पर कितने जातियों की अभी तक खोज हो चुकी है। तो IUCN एक संस्था है, IUCN। इस संस्था के अनुसार अभी तक वर्तमान समय में अभी तक वर्तमान में 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों की खोज हो गई है। मिलियन जातियों की खोज हो चुकी है। 1.7 से 1.8 मिलियन जो जातियां हैं, इतनी जातियों की खोज हो चुकी है। लेकिन अभी तक भी वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक हमने बहुत कम ही जातियों की खोज की है। क्योंकि इस सजीव जगत में अभी तक ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में हम अभी तक जान नहीं पा रहे। क्योंकि हर साल नई नई जातियों की खोज हो पा रही है और कई जातियां क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जातियां तो ऐसी हैं जिन्हें खोज होने से पहले ही क्या हो गई है, वो विलुप्त हो गई है। तो उनके बारे में अभी तक पता ही नहीं चला। लेकिन वर्तमान समय में इतनी जातियों की तो खोज हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जो सजीव जगत में जो जातियों की संख्या है वो करोड़ों में भी हो सकती है। अब आप कहोगे सर 1.7 से 1.8 मिलियन कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। या लिख सकते हो आप 17 से 18 लाख। 17 से 18 लाख जातियों की अभी तक खोज हो पाई है। क्योंकि अलग अलग वातावरण है, उनके अनुसार अलग अलग जातियां बन रही है। क्योंकि जैसे किसी जीव अलग वातावरण में जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होगी, एक समय बाद में एक नई जाति का निर्माण कर लेगी। हम आगे जो वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें हम इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर बात करें हम कि IUCN संस्था ने तो 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों की खोज कर दी। उसके बाद में जैव विविधता एक वर्ड आता है, जैव विविधता। जैव विविधता मैं बता रहा हूं आपको कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या पाई जा रही है, अलग अलग प्रकार की जीव पाए जा रहे हैं। बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता किसे कहेंगे, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जातियों की विभिन्न अवस्था क्या होती है, जैव विविधता होती है। जैव विविधता यहाँ पर 2 वर्डों से मिलकर बना है। जैव विविधता 2 शब्दों से, ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बायोस और एक
डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, बायोस और डाइवर्सिटी। बायोस का मीन्स तो आपको पता है, बायोस का अर्थ क्या होता है? जब बेसिक ऑफ बायोलॉजी पढ़े थे तो बायोलॉजी भी दो वर्डों से मिलकर बना था, बायोस और लोगोस। तो बायोस का मतलब तो वही होगा, बायोस का मतलब जीवन, और डाइवर्सिटी का मतलब रूप। यानी जैव विविधता का अगर संक्षिप्त मीन निकालें तो जीवन का जो अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वरूप है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में अलग स्वरूप, अलग प्रकार की जातियां हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में अलग की हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में अलग सी हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, अलग प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। वही क्या है? जैव विविधता है। यानी जैव विविधता क्या है? जीवन के अलग अलग रूप होते हैं, जीवन का रूप होता है जैव विविधता। या जैव विविधता की परिभाषा दूसरी बता सकते हो कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैसे एक क्षेत्र होगा, उसमें जानवर भी रहेंगे, पेड़ पौधे भी रहेंगे, जानवरों की भी कई प्रजातियां उसमें रहेंगी, पेड़ पौधों की कई प्रजातियां होती हैं। उन सभी को एक साथ सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। जैव विविधता मतलब जीवों की विभिन्नता, जीवों में किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। तो ये तो हो गया सजीव जगत में थोड़ी विविधता के बारे में इंट्रोडक्शन, कि यहाँ पर लगभग कितनी 17 से 18 लाख जातियों की खोज हुई है। एक जैव विविधता टर्म है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली जातियों की जो विभिन्न अवस्था है वही क्या है? जैव विविधता पाई जा होती है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बनी है, बायोस और डाइवर्सिटी। बायोस का मीन्स होता है जीवन, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? रूप हो गया। अब मान लो कि भाई अलग अलग जाति तो है, अलग अलग जाति तो है, सजीव जगत में अलग अलग जातियां हैं, तो उनका नामकरण कैसे किया गया? कैसे उनको पहचाना? कि मान लो कोई भी एक अपने को स्पीसीज मिल गई, तो अपन कैसे पता चलेंगे कि ये कौन सी स्पीसीज है? तो नामकरण करने के लिए देखो 4 स्टेप अपनाए जाते हैं। कोई भी स्पीसीज हो, मान लो अज्ञात हो, उसके बारे में अपने को पता ही न हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका लक्षण वर्णन करेंगे। लक्षण वर्णन करेंगे। लक्षण वर्णन का मतलब हो गया कि आपको बाहर की स्ट्रक्चर देखकर, भौतिक स्ट्रक्चर देखकर, बाहर से बाह्य स्वरूप देखकर उसके लक्षणों को पता लगाना है। उसकी त्वचा कैसी, उसका रंग कैसा है, कैसे ये चलता है, कैसे इसके कितने इसके हाथ हैं, कि इसमें छिद्र हैं कि नहीं है, यानी जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है? सारे के सारे लक्षण वर्णन हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसकी क्या की जाएगी? पहचान। क्या की जाएगी? पहचान। पहचान कैसे? कि मान लो उसमें क्लोरोफिल वर्णक हो तो वो तो हो गया क्या? पेड़ हो गया, पादप जगत में जाएगा। और मान लो उसमें क्लोरोफिल नहीं है तो क्या हो गया? एनिमेलिया किंगडम में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार उसकी क्या कर लेंगे? पहचान। पहचान करने के बाद में क्या किया जाएगा? उसका वर्गीकरण। पहचान होगी, पहचान के बाद में क्या करेंगे? उसका वर्गीकरण कर लेंगे कि ये पादप जगत में है या जंतु जगत में है। और इसके बाद में इसका क्या किया जाएगा? सबसे लास्ट में नामकरण। यानी कोई भी अज्ञात जाति आपको मिल जाए तो उसमें क्लासिफाई करने को, वर्गीकरण करने के लिए या पहचान करने के लिए ये 4 आपको स्टेप अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसका लक्षण वर्णन किया जाएगा, फिर उसकी पहचान की जाएगी, फिर उसका वर्गीकरण किया जाएगा, फिर उसका नामकरण किया जाएगा। वर्गीकरण के लिए टेक्सस जो होता है या टेक्सोनॉमी जो होती है उसके लिए क्या किया? 4 स्टेप अपनाए जाते हैं। इसी क्रम में जीवों क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। कैसे? वापस से ध्यान रखना, इनको चारों को इसी स्टेप में हम क्या करेंगे? किसी जीव का पहचान करेंगे, नामकरण करेंगे और बांटेंगे। ठीक है, लक्षण का वर्णन करेंगे, पहचान वर्णन करेंगे और नामकरण करेंगे। तो एक बार ये नोट करो, फिर उसके बाद में हम नामकरण के बारे में पढ़ते हैं कि नामकरण कैसे क्या दिया जाएगा, कि जंतुओं का नामकरण कैसे दिया जाएगा, पादपों का नामकरण कैसे क्या दिया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। एक बार इसको नोट करो। तो जैव विविधता के बाद में, या यहाँ पर देखो एक बात और है भी कि 17 से 18 लाख जातियों की तो खोज हुई, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा जातियाँ पाई जाती हैं, जो एनिमेलियन जंतु जगत होता है। जंतु जगत का एक ग्रुप होता है
आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। इस आर्थ्रोपोडा में एक ग्रुप होता है इंसेक्टा, इंसेक्टा। इस इंसेक्टा जो ग्रुप है इसमें लगभग 10 लाख जातियों की खोज हो गई है, 10 लाख जातियों की खोज। ये बात भी ध्यान रखना, लगभग जितनी भी ज्ञात प्रजातियां उनमें से 2/3 जो जातियां हैं वो किस में खोज हो चुकी है, इंसेक्टा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि सबसे ज़्यादा प्रजातियां किस ग्रुप में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आंसर में करना है। अगर ऑप्शन में इंसेक्टा है तो आपको इंसेक्टा करना है, अगर इंसेक्टा नहीं मिलेगा तो ऑर्थोपोडा मिलेगा। यानी ऑर्थोपोडा जो ग्रुप है उसमें क्या आते हैं, कीट जो होते हैं ना, कीट जैसे मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, ये सब जो हैं तितलियां वगैरह, ये किस में आती हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में ही आती हैं। यानी आर्थ्रोपोडा ग्रुप के सबसे ज़्यादा जातियां अभी तक अपने खोजी हैं। ठीक है, तो किसी भी जाति के नामकरण करने के लिए ये 4 बातें ध्यान रखोगे कि ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, उनके द्वारा ये स्टेप अपनाए गए हैं कि कोई भी जाति की पहचान करने के लिए, ये नामकरण करने के लिए ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कि पहले उनके लक्षणों का वर्णन करो, फिर उसकी पहचान, फिर उसका वर्गीकरण करो, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो अब किसी भी जीव का नामकरण कैसे किया जाता है वो देखते हैं, नामकरण के नियम देखते हैं। नामकरण के नियम, नामकरण के नियम के लिए देखो 2 संस्थाएं स्थापित कर रखी है, एक तो जंतुओं के नामकरण के लिए और एक पादपों के नामकरण के लिए। नामकरण के नियम, नियम में सबसे पहले वापस से लिख देता हूं। नियम में सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये तो फॉलो किए जाएंगे, लक्षण का वर्णन किया जाएगा, लक्षण वर्णन किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, पहचान, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, पहचान, फिर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, वर्गीकरण, और वर्गीकरण के बाद में क्या किया जाएगा, लास्ट में नामकरण। सामने ये आता है कि नामकरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि नामकरण इसलिए आवश्यक है कि एक ऐसी भाषा में हम किसी भी जाति का नाम रखें ताकि पूरे संसार में वही भाषा है वो अपने को जान सके। कि मान लो किसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसे आम को आम यहाँ बोल रहे हैं, पता नहीं अमेरिका में क्या बोले, चाइना में क्या बोलेंगे, यूएसए में, रूस में क्या बोले, कनाडा में क्या बोलेंगे, मतलब अलग अलग क्षेत्र में क्या बोलेंगे, उसके जो लोकल नेम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो लोकल नाम न होकर एक ऐसी संस्था का यहाँ पर गठन किया गया जो सभी देशों में उसी भाषा से नामकरण किया जाए। उनके लिए क्या की गई, 2 संस्था बनाई गई, एक तो ICBN और एक है ICZN। ये तो किसके नामकरण के लिए बनाई गई, पादपों के नामकरण के लिए, पेड़ पौधों के नामकरण के लिए, और ये जंतुओं के नामकरण के लिए, एनिमल के, जंतु के नामकरण के लिए दे रखी है, और ये पादपों के नामकरण के लिए। ICBN का फुल फॉर्म देखें तो ICBN का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनिकल्चर, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनिकल्चर। ठीक है, ध्यान रखना फुल फॉर्म भी इसका क्या होगा, इंटरनेशनल कोड, यहाँ पर बीच में क्या लगा रहे हैं अपन, फॉर लगा रहे हैं, फॉर बॉटनिकल नोमेनिकल्चर, और इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ, इसमें ऑफ आता है, एक में फॉर आता है, जूलॉजिकल नोमेनिकल्चर। यहाँ पर जंतुओं का नामकरण किया गया, और इस संस्था द्वारा ICBN द्वारा तो पादपों का नामकरण, और ICZN द्वारा जंतुओं का नामकरण। क्यों नामकरण किया गया, ताकि पूरे संसार में एक ही नाम रखा जाए, ताकि हम जैसे आम को मेंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, एक साइंटिफिक नेम होता है, यानी हम जंतुओं और पादपों को क्या दिया गया, वैज्ञानिक नाम दिया गया, वैज्ञानिक
साइंटिफिक नेम दिया गया, वैज्ञानिक नाम दिया गया, और वो वैज्ञानिक नाम थे लैटिन भाषा में, इटालिक वर्ड, लैटिन भाषा में वैज्ञानिक नाम दिए गए। क्यों दिए गए? ताकि लैटिन भाषा पूरे संसार में मान्य रहे, और वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में दिए जाएंगे। लैटिन भाषा के कोई समानार्थी दूसरे शब्द नहीं होने की वजह से या दूसरे अर्थ इसके नहीं निकलते, इसलिए वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में दिए गए। ठीक है, लैटिन भाषा के देने के बाद में पूरे संसार में एक जाति, चाहे वो कोई सी हो, जैसे आम को अगर हम मेंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका, अगर यहाँ पर इंडिया में मेंजीफेरा इंडिका बोल रहे हैं तो हर देश में, किसी भी देश में जाके बात करो कि वो उसको आम को क्या बोलेंगे? मेंजीफेरा इंडिका ही। वैज्ञानिक नाम इसलिए दिए गए ताकि वैज्ञानिक आपस में दूसरे देशों को मिले तो एक दूसरे की भाषा को समझ सके कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वैज्ञानिक नाम बोलेंगे तो दोनों को समझ में आएंगी, कि अगर बोलें कि मेंजीफेरा इंडिका तो सबको समझ में आएगा, कोई किसी भी देश का वो साइंटिस्ट हो, कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करें कि वैज्ञानिक नाम कैसे दिए जाते हैं, कैसे इनके रूल होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। ये तो आएगा होगा, नामकरण के नियम 2 संस्थाएं बनाए रखी हैं, ICBN और ICZN। ICBN द्वारा जंतुओं का नामकरण और ICZN द्वारा ये ICBN तो पादपों का नामकरण हो रहा है और ICZN जंतुओं का नामकरण किया जा रहा है। ICBN की फुल फॉर्म बताई, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनिकल्चर, और इसकी हो जाएगी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनिकल्चर। इन संस्थाओं द्वारा जंतु और पादपों का क्या दिया गया? वैज्ञानिक नाम दिया गया। वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में दिए जाएंगे ताकि किसी भी देश के जो वैज्ञानिक हैं वो सभी को एक भाषा ही समझ में आए। अब नामकरण के लिए, वैज्ञानिक नाम के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति सबसे विख्यात है। तो अब पढ़ते हैं हम द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति है वो दी थी कैरोलस लीनियस ने, कॉल वॉन लिन, क्या बोलते हैं उसको? कॉल वॉन लिन भी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस या कॉल वॉन लिन, गिवन बाय कैरोलस लीनियस। या लीनियस भी आ जाता है कहीं पर, या कॉल वॉन लिन भी आता है, कॉल वॉन लिन, कॉल वॉन लिन। ठीक है, ध्यान दो, द्विनाम, द्विनाम का मतलब हो गया कि कोई भी जीव होगा उसका दो नाम दिए, दो नाम होते हैं, दो नाम होते हैं। जैसे किसी का भी नाम हो कि वो एक तो उसका नाम होता है और एक उसकी कास्ट होती है, दो होते हैं ना, जाति बताता है कि दो वर्डों में होता है, यानी कोई भी जीव होगा उसका नामकरण दो पदों में होगा। तो नियम की बात करें तो सबसे पहले बात करें कि किसी भी जाति का नाम दो शब्दों में दिया जाएगा। किसी भी जीव का नामकरण दो शब्दों में होगा। पहला तो किसको बताता है? वंश को यानी जीनस को, और दूसरा शब्द किसको बताएगा? जाति को यानी स्पीसीज को। पहला तो किसको बताएगा? पहला इधर ही लिख देता हूं, पहला शब्द किसको बताएगा? वंश को, और दूसरा जाति को बताएगा, स्पीसीज को बताएगा। नेक्स्ट देखो, जीनस का यानी वंश का जो पहला अक्षर है पहले लिखा जाएगा, पहले जो पहला शब्द आएगा वो तो वंश का होगा, दूसरा जाति का हो गया। पहला जो वंश का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है,
वंश का पहला अक्षर बड़ा तथा बाकी तो छोटे लिख ही दिए जाएंगे, और जाति के सभी शब्द क्या होते हैं, छोटे लिखे जाते हैं, तथा जाति के नाम छोटे शब्द छोटे लिखेंगे। ठीक है। अगर हम वैसे जो लैटिन नाम होते हैं वो इटैलिक में लिखे जाते हैं। इटैलिक का मतलब तिरछे लिखे जाते हैं। इटैलिक का मतलब तिरछे। जैसे मेरा नाम मनीष है, अब मैं इटैलिक भाषा में लिखूंगा तो इटैलिक में क्या होंगे, तिरछे लिखे जाएंगे। क्या हो गया, तिरछा हो रहा है कि वर्ड क्या होंगे, सारे के सारे तिरछे लिखे जाएंगे। थर्ड नियम क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम कैसे लिखे जाएंगे, इटालिक में लिखते समय तिरछे। इटालिक भाषा में लिखने पर तिरछे। व अगर मान लो हम हाथ से लिखें तो हाथ से लिखेंगे तो उनको क्या करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। अलग अलग कैसे कि जीनस को अलग करेंगे अंडरलाइन और स्पीसीज को अलग अलग करेंगे। वह हाथ से लिखने पर वंश व जाति को अलग अलग रेखांकित करते हैं। रेखांकित करते हैं। ठीक है, 3 नियम हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि 2 वर्डों में लिख दिया, पहला वंश और दूसरा जाति का हो गया। वंश का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, बाकी छोटे हो जाएंगे, और जाति के सभी अक्षर क्या होंगे, छोटे लेटर में लिखे जाएंगे। इटैलिक में जब भाषा में लिखेंगे तो उनको तिरछा लिखा जाएगा, और हाथ से लिखेंगे तो उनको अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। लास्ट है कि वैज्ञानिक नाम जब लिखे जाएंगे या दिए जाते हैं तो उनके बाद में जिस वैज्ञानिक ने उसको दिया है उसका नाम संक्षिप्त में लिखा जाता है। जिस वैज्ञानिक ने नामकरण किया है उसका नाम अंत में संक्षिप्त में लिखा जाता है। लास्ट कि मान लो किसी भी जीव के 2 साइंटिफिक नेम हैं, मान लो किसी के भी 2 साइंटिफिक नेम है, जो सबसे पहले दिया जाएगा, जो सबसे पहले दिया जाता है वैज्ञानिक नाम, वही मान्य होगा। बाद में जो दूसरा उसका वैज्ञानिक नाम आया है वो उसके क्या मान लिया जाएगा, समानार्थी मान लिया जाएगा। लेकिन वरीयता किसको मिलेगी, जो पहले दिया गया है। जो वैज्ञानिक नाम पहले दिया जाए। पहले भी ऐसे नहीं है कि ऐसे दे दिया जाए, नामकरण नियमों के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले दिया जाएगा, नियमों के अकॉर्डिंग, जो नियमों के अनुसार जो वैज्ञानिक नाम पहले दिया जाए। कोष्टक में लिख देता हूं, नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार ही दिया होना चाहिए। जो वैज्ञानिक नाम पहले दिया जाए वह मान्य होता है। तो ये थे द्विनाम पद्धति के नियम। द्विनाम पद्धति दी थी कैरोलस लीनियस, गिवन बाय हो गया कैरोलस लीनियस या कार्ल वॉन लिन, या लीनियस भी बोलते हैं। द्विनाम पद्धति में कोई भी जीव होगा उसके 2 शब्द होंगे, पहला वंश का, दूसरा जाति का।
वंश का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाएगा, बाकी छोटे, जाति के सारे शब्द ही छोटे अक्षर में लिखे जाएंगे। वैज्ञानिक नाम अगर इतालिक भाषा में लिख रहे हैं, लैटिन भाषा में लिख रहे हैं, तो उनको तिरछा लिखा जाएगा, और हाथ से जब लिखेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। वंश को अलग अंडरलाइन और जाति को अलग अंडरलाइन किया जाएगा। और जिस वैज्ञानिक ने नामकरण दिया है, किसी भी जीव का नामकरण वैज्ञानिक नाम दिया है, उसका नाम भी अंत में क्या लिखा जाएगा, संक्षिप्त में लिखा जाएगा, छोटे रूप में लिखा जाएगा। और जो वैज्ञानिक नाम नियमों के अनुसार पहले दिया जा रहा है उसको उसी को मान्य दिया जाएगा। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, एक यहाँ लिख देता हूँ नीचे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। यहां पर जो मैंजीफेरा है वो किसको बता रहा है, जीनस को, वंश को, और इंडिका किसको बता रहा है, जाति को प्रदर्शित कर रहा है। तो पहला तो नियम हो गया कि पहला वर्ड तो वंश का, ये तो वंश हो गया, और ये जाति का हो गया। इसका वर्ड अगर अंग्रेजी में लिखेंगे जैसे मैंजी, तो ऐसे एम बड़ा लिखा जाएगा, फिर बाकी सारे छोटे में लिखे जाएंगे। इटालिक भाषा में तो लिख नहीं रहे, तो अलग अलग अंडरलाइन कर दिया, इसको हाथ से लिख रहे हैं हम तो अलग अलग अंडरलाइन कर दिया। फिर जिस वैज्ञानिक ने इसको दिया है, तो ये नामकरण लिन ने दिया था, तो इसको क्या लिख देंगे आगे, लिन, या अंग्रेजी में लिख दो LINN। ये क्या हो गया, साइंटिस्ट का संक्षिप्त रूप हो गया। इस प्रकार क्या किया जाता है, द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, पहला वंश का, दूसरा जाति का। वंश का पहला अक्षर बड़ा, बाकी छोटे होंगे। हाथ से लिखेंगे तो अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, जिस वैज्ञानिक ने उसका नामकरण दिया है उसको संक्षिप्त रूप में लिख देंगे। नोट करो इसको एक बार, फिर से आगे हम पढ़ते हैं। नोट कर लिया तो और देखते हैं एग्जाम्पल। आम का तो हो गया, जैसे हुमन का होता है, ये मिटा देता हूँ, उसके बाद में मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जैसे घरेलू मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का नहीं है, इसका है घरेलू मक्खी का एकदम सही है, घरेलू मक्खी है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। यहां पर मस्का किसको बता रहा है, जीनस को बता रहा है, और डोमेस्टिका जाति को बता रही है, स्पीसीज को बता रही है। इनको क्या करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, और लास्ट में क्या लिख देंगे, लिन लिख देंगे। कैरोलस लिनियस ने दिया था। आदमी का देखें, मनुष्य का, ह्यूमन का होता है होमो सेपियन, होमो सेपियंस। तो होमो तो क्या हो गया, वंश को प्रदर्शित कर रहा है, और सेपियंस जाति को प्रदर्शित कर रही है। फिर इसके बाद मान लो गेहूं हो, गेहूं का हो गया ट्रिट्रिकम एस्टाइवम, एस्टाइवम। फर्स्ट अक्षर जीनस का और दूसरा स्पीसीज का हो गया। उसके बाद में जैसे आलू का हो गया, सोलेनम ट्यूब्रोसम। इस प्रकार क्या दिया गया कि वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक नाम दिए गए। वैज्ञानिक नाम किस में, लैटिन भाषा में दिए गए। तो कैरोलस लिनियस ने बताया कि 2 शब्दों में दे देंगे, एक पहला वंश का होगा, दूसरा जाति का। इस प्रकार क्या दिया गया, द्विनाम पद्धति दी गई। द्विनाम पद्धति के साथ एक पद्धति और आती है, उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसके बारे में।
जान लेते हैं। द्विनाम पद्धति के बाद में एक पद्धति और है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। उस पद्धति का नाम है त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति तो हो गई, अब द्विनाम पद्धति के बाद में क्या ये तीसरी पद्धति आई, एक पद्धति आई, उसका नाम है त्रिनाम पद्धति। नाम से स्पष्ट हो रहा है किसी भी जीव का नाम कितने नामों में दिया गया, 3 में दिया जाएगा। 3 में कौन कौन से में? पहला तो वंश का हो ही गया द्विनाम पद्धति के अनुसार, दूसरा जाति का हो गया, तीसरा क्या हो जाएगी इसकी उपजाति, उपजाति या बोल देंगे किस्म, उपजाति या किस्म। त्रिनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का नामकरण 3 शब्दों में किया जाएगा। पहला वंश का होगा, दूसरा जाति का होगा और तीसरा उपजाति का होगा। त्रिनाम पद्धति को देने वाले वैज्ञानिक थे लेमार्क, गिवन बाय लेमार्क। गिवन बाय कौन होंगे? लेमार्क होंगे। लेमार्क के अनुसार किसी भी जीव का नामकरण 3 शब्दों में किया जा रहा है। वंश, पहला वंश का, दूसरा जाति का और तीसरा उपजाति का या किस्म का होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे भारतीय बबूल होती है, भारतीय बबूल की बात करें, भारतीय बबूल का वैज्ञानिक नाम होता है अकेसिया नाइलोटिका, अकेसिया नाइलोटिका। ये तो क्या हो गया? द्विनाम पद्धति के अनुसार नामकरण हो गया। फिर इसकी उपजाति या क्या बोल सकते हैं किस्म, किस्म कौन सी हो जाएगी? इंडिका। किस्म क्या होगी? नीचे लिख देता हूं, इंडिका। यहां पर कितने नाम आ गए? 3 आ गए ना। भारतीय बबूल जो है त्रिनाम पद्धति के अनुसार इसके नाम करेंगे, क्योंकि इनमें अलग अलग जो जलवायु परिवर्तन के कारण इनमें अलग अलग विशेषता पाई जा रही है, इसलिए वैसे इसका साइंटिफिक नेम तो क्या रहेगा बबूल का? अकेसिया नाइलोटिका। लेकिन भारतीय बबूल यहाँ पर आ गया तो इसमें क्या लगाएंगे? जो इसकी उपजाति या किस्म होती है उनको भी बताएगी ये। तो उपजाति या किस्म क्या है इसकी? इंडिका। तो इसके भारतीय बबूल के 3 शब्द हो गए। एक तो अकेसिया, तो ये तो किसको बता रहा है? वंश को। नाइलोटिका जाति को, और इंडिका किसको बता रहा है? उपजाति या किस्म को बता रहा है। किसको बता रहा है? किस्म मैंने लिखी है, किस्म कौन सी इसकी? इंडिका है। जैसे गोरिल्ला होता है, एक एग्जांपल और लें हम, गोरिल्ला। गोरिल्ला, गोरिल्ला का अगर साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो गोरिल्ला गोरिल्ला होता है। कितना इजी है ना? गोरिल्ला, नीचे लिख देता हूं, गोरिल्ला, गोरिल्ला। ये तो क्या हो गया? वंश को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा गोरिल्ला जाति को प्रदर्शित कर रहा है, और एक गोरिल्ला और आ जाएगा तो ये उप जाति को प्रदर्शित करेगा, गोरिल्ला। ये थर्ड वाला किसको प्रदर्शित कर रहा है? उप जाति को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार क्या किया जाता है? किसी भी जीव का त्रिनाम पद्धति के अनुसार नामकरण किया जाता है। त्रिनाम का मतलब पहला वंश, दूसरा जाति, तीसरा उपजाति या किस्म होता है। एग्जाम्पल बताया, जैसे भारतीय बबूल हो गया, अकेसिया नाइलोटिका, और इसकी किस्म होगी इंडिका। दूसरा बताया गोरिल्ला, तो 3 बारी गोरिल्ला लिखा हमने, साइंटिफिक नेम यही। तो पहला वाला शब्द है वो वंश को, दूसरा शब्द जाति को, तीसरा उपजाति को बताता है। एक जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल और लें, जैसे बंद गोभी का लें हम। किसका लें? बंद गोभी। बंद गोभी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ब्रेसिका ओलरेसिया केपिटेटा। ब्रेसिका
ओलिरेसिया किस्म क्या हो जाएगी इसकी, कैपिटेटा। तो बंद गोभी की गोभी कई प्रकार की होती है, बंद गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। तो ये गोभी जब आएगी तो ये ब्रेसिका ओलियेसिया, तो क्या हो गया, इसका साइंटिफिक नेम हो ही गया। गोभी का अगर सीधा सीधा पूछे गोभी का साइंटिफिक नेम, तो ब्रेसिका ओलियेसिया। और यहाँ पर कौन सी गोभी है, बंद गोभी है, तो बंद गोभी की किस्म हो जाएगी कैपिटेटा हो जाएगी। तो कैपिटेटा क्या होगी, इसकी उपजाति या किस्म हो गई। तो इस प्रकार हमने जो जीवों का नामकरण है वो जाना। जीवों का नामकरण द्विनाम पद्धति से होता है और त्रिनाम। त्रिनाम तो वैसे होता है, वैसे बताया गया आपको, लेकिन विशेषकर नामों, किसी भी जीव का नामकरण है वो किसके आधार पर ही किया जाएगा, द्विनाम पद्धति से ही किया जाता है, कैरोलस लीनियस के अनुसार। और उन्होंने वर्गीकरण के क्षेत्र में उनकी भूमिका के कारण उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान के जनक कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस, क्योंकि उन्होंने ही जीवों का वर्गीकरण स्टार्ट किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।